इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट का देखने जा रहे हैं। जी हाँ, मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री क्लास 8 पार्ट 2 या फेज 2 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, 18वीं शताब्दी में मुगल शासन पतन के द्वार पर खड़ा हो गया था। इस पतन के कारणों को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो जानते हैं मुगल साम्राज्य जिसकी स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध के द्वारा ही किया था। अब इसका पतन आस्ते आस्ते औरंगजेब के काल से ही शुरू होने लगा। क्यों होने लगा, इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं और आप इसी तरह से नोट करते हुए चले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल शासन पतन के द्वार पर खड़ा हो गया था। इसके पतन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, विशाल साम्राज्य और केंद्रीभूत शासन, ये पहला पॉइंट हो गया। औरंगजेब के युग में आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था। उसकी शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से केंद्रीभूत व्यवस्था थी। ठीक है, केवल सेंट्रलाइज्ड था और शासन की समूची शक्तियां उसी के हाथ में थी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, यह दूसरा पॉइंट है। औरंगजेब ने अपनी हिंदू विरोधी धर्मांध नीति के चलते साम्राज्य के निष्ठावान लोगों की बहुत बड़ी ताकतवर जमात को मुगल साम्राज्य का कट्टर दुश्मन बना दिया। आप जानते हैं अकबर के समय में शादी ब्याह कर कर हिंदू साम्राज्य के राजाओं को एकजुट करके रखने का काम अकबर ने किया, किंतु औरंगजेब हिंदू विरोधी नीति अपनाया और जिसके कारण से मुगल साम्राज्य के पतन का यह भी एक कारण बनता हुआ चला गया। औरंगजेब के दीर्घकालीन युद्धों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यह पॉइंट देखिए। इसमें हो क्या रहा है, औरंगजेब करीब करीब अपने उम्र का 50 वर्षों तक निरंतर युद्धों में बिता दिया, युद्ध करता रहा, और इस कारण से उस पर अर्थव्यवस्था का काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए इसको, औरंगजेब अपने जीवन के 50 वर्षों तक निरंतर युद्धों में लगा रहा। इन युद्धों से साम्राज्य के धन जन की अपार हानि हुई। ठीक है, यह भी एक कारण है, इकोनॉमिकली थोड़ा कमजोर हो गया। नंबर 4 को देखते हैं, सरदारों का विद्रोह। मुगल दरबार के सरदारों में तुर्क, ईरानी, हिंदुस्तानी कई जातियों के लोग थे। इन सरदारों की आपसी गुटबंदी बड़ी हुई ताकत का नतीजा यह हुआ कि परवर्ती मुगल सम्राट उनके हाथों की कठपुतली बन गए। यहां पर आप समझ लीजिए कि गुटबंदी जो है, इसके कारण से इन सरदारों के गुटबंदों का ताकत बढ़ते चला गया, जिसका नतीजा हुआ कि वो लोग अपने हिसाब से किसी भी राजा को नचा सकते थे, अपने इशारों पर काम करवा सकते थे, कठपुतली बना लिए थे, पॉपेट बना लिए हुए थे। 5वां पॉइंट देखिए, अयोग्य उत्तराधिकारी। इसमें क्या था, अयोग्य उत्तराधिकारी यह महत्वपूर्ण कारण था। औरंगजेब के बाद जितने शहजादे दिल्ली के बादशाह हुए, ठीक है, वे अयोग्य थे, निकम्मे थे और घोर विलासी थे। उनका जीवन सही तरह से नहीं बीत रहा था, विलास में बिताते थे अपना समय, और मुगल साम्राज्य का बोझ संभालने की ताकत उनके कंधों में नहीं थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपर्युक्त कारणों के अलावे विदेशी आक्रमण, ये भी जानते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध भी जानते हैं आप, अंग्रेजों का भारत में आकर व्यवसाय करना, फिर बाद में बहादुर शाह जफर के द्वारा दीवानी प्राप्त करके अंग्रेजों का अधिकार भारत पर हो जाना, वो भी देख रहे हैं आप। तो विदेशी आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ यह
क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बड़ा है किंतु टू द पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत जल्दी से इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से लाइक और शेयर बटन को भी दबा दीजिए, हिट कर दीजिए बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे और कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको सूचना मिल जाए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है भूमि सर्वेक्षण और राजस्व निर्णय के संबंध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों को एक टेबल के द्वारा दिखाना है। ठीक है, कदमों को एक तालिका बना के दिखाना है। तो हम लोग टेबल हिंदी वर्जन के क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि भूमि सर्वेक्षण और राजस्व निर्णय के संबंध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बुक की मदद से लिखते जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है, रॉबर्ट क्लाइव ने 1760 में 1760 में जमीन की जरीन, ये जरीन वर्ड समझिएगा, माप जोख करने की एक प्रणाली थी जिसको जरीन बोला जाता है, के लिए माप विशेषज्ञ की खोज की और फ्लैकलैंड की पहल से 24 परगना में जमीन माप का काम शुरू किया। यह नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नंबर 2 देखिए 1770 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में सील ऑफ रेवेन्यू नाम से एक कमेटी का गठन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और जो राजस्व संबंधी विषयों की जानकारी रखने लगा और इसी बोर्ड का नाम 1786 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आप याद रखिएगा और इन सबको अंडरलाइन या फिर इन्वर्टेड कॉमास में भी कर लीजिएगा, अच्छा दिखेगा। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी बंदोबस्त को लागू किया। देखिए इजारेदारी या बंदोबस्त लागू किया जिसके तहत 5 वर्ष तक जमीन सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे बोली लगाया जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाया उसको 5 साल के लिए जमीन मिल गया और इजारेदारी बंदोबस्त 1772 से हेस्टिंग्स ने शुरू किया। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। 1790 ईस्वी में इजारेदारी व्यवस्था को हटाकर ब्रिटिश कंपनी ने 10 वर्ष बंदोबस्त शुरू किया। अब देखिए 1790 में क्या हो गया, 5 साल वाला था व्यवस्था इजारेदारी, उसके बाद में शुरू कर दिया गया 10 वर्ष बंदोबस्त को चालू किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय इन व्यवस्थाओं को हटाकर, जो भी व्यवस्थाएं थे 5 वर्ष वाला या 10 वर्ष वाले, इन व्यवस्थाओं को हटाकर बंगाल में 1793 ईस्वी में चिरस्थायी बंदोबस्त, इस पॉइंट को याद रखिएगा, चिरस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया। ठीक है, यह व्यवस्था प्रारंभ कर दिया गया और इस तरह से हम लोग भूमि सर्वेक्षण तथा राजस्व निर्णय के संबंध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों को क्रमबद्ध तरीका से लिखते हुए इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको यह वीडियो हिस्ट्री का क्लास 8 मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 मज़ा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि ऐसा करने से हम लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर जाकर कुछ खामियां हो, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो उसको बताइएगा ताकि हमको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस मॉडल एक्टिविटी टास्क फेज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 टेबल है, टेबल दिया गया है जिसमें सब्सिडियरी अलायंस, जिसको अधीनता मूलक मित्रता नीति या सहायक संधि कहते हैं, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा कहते हैं। इन दोनों को तुलनात्मक रूप से तैयार किया गया है टेबल में और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं टेबल में ही, उसी के हिसाब से इन दोनों नीतियों को लिखना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दिया गया है अधीनता मूलक मित्रता नीति।
या हड़प नीति। तो इसी का दूसरा नाम सहायक संधि है और इसका दूसरा नाम गोद निषेध प्रथा है। अंग्रेजी में सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। आप याद करके रखिएगा, क्योंकि ऊंचे क्लास में जब जाइएगा आप तो यह हेल्प करेगा, इसलिए आप अभी जानकारी के लिए याद करके रखिए। आपको उतारना है ऐसी जरूरी नहीं है ये सारे पॉइंट्स। तो अब पहला पार्ट है गवर्नर जनरल। तो अधीनता मूलक मित्रता नीति का गवर्नर जनरल कौन था, किसने लागू किया था इसको, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने। समय काल कब था, कब अधीनता मूलक मित्रता नीति को लागू किया गया था, 1798 में। हड़प नीति को 1848 में। उसी तरह से इस नीति के तहत, ठीक है, इस नीति के तहत अधीनता मूलक मित्रता नीति के तहत, सहायक संधि के तहत पहला राज्य था हैदराबाद 1798 ईस्वी में, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने गिरफ्त में ले लिया, कब्जा कर लिया। और 1799 ईस्वी में मैसूर को। तो ये प्रभावित राज्य थे जिनको अंग्रेजों ने इस नियम के तहत, इस नीति के तहत हड़प लिया। उसी तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें गोद निषेध प्रथा था, इसमें क्या नीति थे उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ही, इसी का पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में देख पाएंगे। तो सबसे पहले सातारा को 1848 में हड़प लिया अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड डलहौजी के समय काल में गवर्नर जनरल के रहते रहते। उसके बाद में जैतपुर हो गया, संबलपुर हो गया, उसको 1849 में वो लोग अपने कब्जे में ले लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अधीनता मूलक मित्रता नीति का मूल नीति था क्या, इसको देखिए। इसमें पहला पॉइंट, 2 पॉइंट हम लोगों को लिखना है। तो पहला पॉइंट, भारतीय राजाओं को अपना विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में स्थापित करना होता था और जो भी बात दूसरे राज्यों से करनी थी कंपनी के माध्यम से ही संभव हो सकती थी। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में स्थापित करना होता था। अब अपना विदेशी संबंध बिना कंपनी को जाने, ईस्ट इंडिया कंपनी के जानकारी के बगैर नहीं किया जा सकता था। जो भी करना है ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ही भारतीय राजा दूसरे विदेश के राजाओं से या किसी से संबंध रख सकता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, प्रत्येक राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रखना पड़ता था तथा कंपनी की पूर्व आज्ञा के बिना राजा किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं ले सकता था। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका अधीनता मूलक नीति का। अब आप देख रहे हैं हड़प नीति का क्या था। हड़प नीति में देखिए पहला पॉइंट था, किसी भी रियासत को यदि किसी भी रियासत के शासक की मृत्यु संतानहीन होती है तो उस रियासत को ब्रिटिश सरकार अपने अधीन कर लेगी। मतलब उसके बाल बच्चे नहीं हैं, कोई शासक उत्तराधिकारी अगर नहीं है, संतानहीन है, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी राजा की, तो उस राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने क्या किया, उस राज्य को अपने राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत ले लेता था। दूसरा पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना रियासतों को उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र बनाने का अधिकार नहीं होगा। यह भी मेंशन कर दिया गया कि कोई भी राजा, कोई भी रियासत किसी को भी दत्तक पुत्र ग्रहण नहीं कर सकता था। हाँ, कुछ थे जिनको वो लोग कुछ रियासतों को वो लोग उत्तराधिकारी का अधिकार देते थे कि आप दत्तक पुत्र बना लीजिए, किंतु वो उनके अधीन था, वो किसी को परमिशन देंगे या नहीं देंगे उनके ऊपर में था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। इसके स्टडी पॉइंट के साथ में जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत चाहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।